बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आई होप कि आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली थोड़े थक भी गए होंगे रमज़ान की वजह से भी। और ये एनीहो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल स्क्वीज़ कर सकूँ लेक्चर्स को, ताकि हम 30 मिनट में चीज़ों को कवर कर सकें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि रमज़ान भी है और इसके साथ चीज़ें समझना और मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह विल ट्राई लेवल बेस्ट के जितना भी हम चीज़ें कवर कर रहे हैं वो आप सबके लिए बेनिफिटेबल हो। अच्छा जी, वेलकम बैक। आज हम जो शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4 है, वीक सेकंड। अनफॉर्चुनेटली अच्छा, आज मैं इंशाल्लाह आपके सीआर को जो मेकअप का है स्केड्यूल वो भी दे दूँगा। आई नो कि इट विल बी डिफ़िकल्ट कि आप लोग इस मेकअप क्लासेस को ले सकें, तो इट्स अप टू यू कि अगर फ़र्ज़ करें आप उस वक़्त जो मेकअप क्लास है उसको वक़्त इसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या लाइव लेक्चर ले सकते हैं, तो वेल एंड गुड। इन अदर केस अगर खुदा ना खास्ता अगर आप ये मेकअप लेक्चर्स नहीं ले पाए तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अगेन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 31 मिनट के अंदर तक वो चीज़ें कवर हों, और मैं ऐसा भी नहीं करूँगा कि पिछले जो लेक्चर रह गए तो एक वीक में या 2-3 दिनों में सारे लेक्चर आपको मेकअप कर दूँ। नो, ऐसा नहीं करूँगा। मसलन बर्डन इंशाल्लाह आपकी तरफ पे नहीं आएगा। अच्छा, आगे रिवाइज़ कर लेते कि हम आगे जाने से पहले रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की थी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेसिक डेफिनेशन से एरर क्या है। हमने कहा कि एरर जो है वो कुछ भी गलती हो सकती है। इंसान गलती कर रहा है, मसलन उसने रिक्वायरमेंट लेने के दौरान उसने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलती कर दी, या रिक्वायरमेंट को लिखते हुए स्पेसिफिकेशन के वक़्त कोई गलत चीज़ गलत कर बैठा। अच्छा, ये जो एरर है बेसिकली जब ये एरर आएगा एक डिफ़रेंस आ जाएगा, जो होना चाहिए तो जो नहीं हो सका, एक डिफ़रेंस है इन दोनों में। तो फिर क्या हुआ, ये आपके उस डॉक्यूमेंट को, उस आर्टिफैक्ट को फॉल्टी कर देगा। और जब ये फॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, तो मैंने ये बताया था कि एरर आपके उस डॉक्यूमेंट को फॉल्टी कर देगा, और जब ये फॉल्ट एग्जीक्यूट होगा तो सिस्टम आपका फेलियर की तरफ जाएगा। सिस्टम फेलियर की तरफ उस वक़्त तक नहीं जा सकता जब तक आपका ये फॉल्ट एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है जी, तो इस पे हमने देखा था। तो जब ये फॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सिस्टम फेलियर पे मूव कर गया, और जब फेलियर आएगा तो फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर्स या डॉक्टर, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, वो फाइंड आउट करेंगे उस प्रॉब्लम को। नंबर 1 फाइंड आउट करेंगे, और नंबर 2 फिर उसको सॉल्यूशन भी निकालेंगे, उसको ठीक भी करेंगे। तो ये है जी बेसिक डेफिनेशन में से। उसके बाद ये काम करने के लिए कि सिस्टम में से वो फॉल्ट हम निकालें, उस चीज़ को हम कहते हैं टेस्ट केस। टेस्ट केस के अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास इनपुट होगी, एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी और आउटकम होगी। और आउटकम में मैं से अभी मैं दोबारा इसकी तरफ आता हूँ। टेस्ट सूट क्या है कि जो कलेक्शन आ जाएगी, मतलब टेस्ट केसेस की जो कलेक्शन है उसको हम टेस्ट सूट कहते हैं। और टेस्ट ओरेकल कोई भी बंदा, कोई भी बॉडी, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी मशीन जो ये दे के फैसला करे कि आउटकम आनी चाहिए थी ए बट आउटकम आई है बी। ठीक है, तो इसका मतलब है टेस्ट केस फेल हुआ कि नहीं, या सिस्टम में प्रॉब्लम है कि नहीं, उसको हम टेस्ट ओरेकल कह देते हैं। और जो टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जो फेसबुक का अगर लॉगिन पेज है तो उसमें डेटा में क्या चाहिए होगा, आपका ईमेल एंड पासवर्ड, ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी तो टेस्ट डेटा बन जाएगा। और एक्सपेक्टेड आउटपुट का आउटकम का मतलब है वो आउटकम जो स्पेसिफिकेशन में लिखी गई थी कि ये आनी चाहिए ये काम करके। एग्जांपल है, करेक्ट आईडी एंड करेक्ट पासवर्ड देने से आपको लॉगिन कर देना चाहिए, सिस्टम को लॉगिन हो जाना चाहिए। ये है जी एक्सपेक्टेड आउटकम। और हमने बताया था कि एक आउटकम है और एक एक्सपेक्टेड आउटकम, दोनों में डिफरेंस है। एक्सपेक्टेड का मतलब है स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये आना चाहिए, वैसे आउटकम का मतलब है जो आया उस वक्त, मतलब लॉगिन हुआ कि नहीं, जो रन टाइम पे जो भी सिस्टम ने बिहेव किया वो दैट इज़ एक्सपेक्टेड आउटकम। अच्छा, उसके बाद हमने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात की, तो मैंने आपको बताया था हम किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर
हम फॉलो करेंगे। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर आप हमें देखें, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो किसी लाइफ साइकिल के बगैर नहीं हो सकती। तो जो मेरा फोकस होगा, जो हमारा फोकस होगा इस कोर्स में, हम जनाब जो वी मॉडल है उसकी तरफ फोकस करेंगे इंशाल्लाह। आज वी मॉडल को भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर की कुछ मिथ थी और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इन फिलॉसफी के हवाले से, मैं इसको थोड़ा पहले रिवाइज कर दूँ। वाइट बॉक्स में ये था कि हम सिलेक्शन क्राइटेरिया और एडिक्वेसी ये दोनों लेते हैं फ्रॉम द सोर्स कोड। मतलब जो प्रोग्रामर ने कोड किया हुआ है उसको बेस करते हुए, उसको यूज़ करते हुए, उसको एज एन इनपुट लेते हुए हम सॉफ्टवेयर को जो टेस्ट करते हैं, दैट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन को, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, ये जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, जो स्पेसिफिकेशन को लेते हुए हम सिलेक्शन करते हैं, एडिक्वेसी क्राइटेरिया करते हैं, इन दोनों में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। अच्छा, फिर यहाँ से क्वेश्चन आया था कि इन दोनों में से किसको हमें यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं। मतलब क्या दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्या दोनों अप्लाई करनी है कि नहीं। तो मैंने आपको थोड़ा सा सोचने का वक्त दिया था। तो अब ज़रा इसका सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। देखें, मैंने लास्ट टाइम एक वेन डायग्राम डेवलप की थी। मैंने कहा था अगर आप ये समझ गए तो आप इसका आंसर दे देंगे। जो पहली वेन डायग्राम थी वो थी स्पेसिफिकेशन। मतलब जो सिस्टम ने रिक्वायरमेंट परफॉर्म करनी है, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, उसकी स्पेसिफिकेशन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आ गया कि ये वो चीज़ है जिसको प्रोग्राम किया गया। मतलब ये वो चीज़ है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, डेवलपर्स ने कोड किया स्पेसिफिकेशन को देखते हुए। अच्छा, अब इसमें इशू क्या आया था? इसमें इशू बच्चों ये आया था कि बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो स्पेसिफाई भी किया गया और उसको कोड भी कर लिया गया। ये जितना भी पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया कि अब ज़रा इसमें देखें, ये वो पोर्शन है जो स्पेसिफाई हुआ, कोड किया गया, और ये वो पोर्शन है जिसको कोड तो किया गया लेकिन स्पेसिफिकेशन में लिखा ही नहीं हुआ था ये कि ये हमें काम करना है। अब हमें क्वेश्चन है कि एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त। तो इसके लिए मैंने आपको आंसर दिया था कि एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर हम ये तीनों के तीनों चीज़ों को चेक करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम ये वाला पोर्शन भी देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा कौन से वाला काम है जो स्पेसिफाई तो किया गया है लेकिन वो कोड नहीं किया हुआ, ये वाला पोर्शन देखेंगे। और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला पोर्शन, ये वो पोर्शन होगा जिसको हमने कोड तो कर दिया लेकिन वो स्पेसिफाई तो किया ही नहीं हुआ था, एक्स्ट्रा कोड लिख दिया गया। और हम इसमें इस पोर्शन को भी देखेंगे कि ये कौन सा पोर्शन है जिसको स्पेसिफाई भी किया गया था, कोड भी किया गया था। तो तीनों के तीनों चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे या हम इस पे वर्किंग करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली या जो भी इसका आंसर बनता है वो ये है, यहाँ पे हमें बच्चों दोनों यूज़ करनी पड़ेगी। अब जरा सोचें, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ये डील करती है स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग। इसको फंक्शन टेस्टिंग भी कहते हैं, स्पेसिफिकेशन बेस्ड भी कहते हैं, कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की गई थी तो उसके हवाले से जब सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है उसको ब्लैक बॉक्स है। तो इसका मतलब है कि इस लेवल के ऊपर जब टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी वो ब्लैक बॉक्स होगी। ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ऐसा कोड है, जो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा पोर्शन जो स्पेसिफाई किया गया, कोड नहीं किया गया। और थोड़ा सा याद करें कि ये वो है जिसमें हम आती है वाइट बॉक्स, क्योंकि वाइट बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं कि सोर्स कोड को एज अ इनपुट मानते हैं और उस पर वर्किंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टेक्निक्स हमें फॉलो करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर हमने इस पोर्शन को भी टेस्ट करना है, इस पोर्शन को भी टेस्ट करना है, और ये तो डेफिनेटली दोनों में से आ जाएगा। तो इसलिए हम दोनों को यूज़ करेंगे। तो ये था जिसका आंसर। आज का जो लेक्चर है इसमें हम टेस्टिंग के कुछ फेजेस देखेंगे। अब इसके बाद क्या करें, इन तमाम फेजेस को, ये आपको 4 फेजेस नज़र आएंगे। अब हम फिर क्या करेंगे, एक फेज को लेंगे और उसको फिर डिटेल में देखेंगे। जैसे एग्जांपल है कि अगर आप लोग आपने प्रोसेस मॉडल को देखा कि हम पहले रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर हाई लेवल डिज़ाइन करते हैं, फिर लो लेवल डिज़ाइन करते हैं, फिर सिस्टम को कोड करते हैं, फिर यूनिट टेस्ट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन
टेस्ट, फिर सिस्टम टेस्टिंग है, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, फिर मेंटेनेंस है। तो फिर हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट का एक पोर्शन लेते हैं, रिक्वायरमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। इसी तरह से फिर आर्किटेक्चर को लेते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं, डिज़ाइन को लेते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं, फिर कोड को डिटेल में पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसी तरह से वो जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी कुछ फेजेस, वो आपको फिर हम इस कोर्स के अंदर इन सारे फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे के पूरे पोर्शन होंगे जिसमें वर्किंग करेंगे। तो शुरू करेंगे हम यूनिट टेस्टिंग से। अब मैं एक ओवरव्यू देने लगा हूँ इस कोर्स में हम क्या करने जा रहे हैं, और फिर उसको फिर हम शुरू कर देंगे यूनिट टेस्टिंग से। तो 4 फेजेस आते हैं जी सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग के हवाले से। जो पहला फेज़ है उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। अच्छा, अब सबसे पहले आपने ये जानना कि यूनिट किस कहते हैं। यूनिट हम कहते हैं कोई भी छोटा सा छोटा पोर्शन जिस पे काम किया जा सकता है, स्मॉल यूनिट। तो मिनिमम यूनिट अब डबल ओ के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर, या ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो मिनिमम यूनिट है वह जी प्रोसीजर, फंक्शन या मेथड। तो हम जो लोएस्ट लेवल पे जाएंगे वो है जी किसी फंक्शन को टेस्ट करना, किसी मेथड को टेस्ट करना। ठीक है, फंक्शन और मेथड में डिफरेंस सिंपल सा ये है कि फंक्शन एक प्रोसीजर लैंग्वेज में आता है, जब इसी फंक्शन को हम किसी क्लास में ले जाते हैं तो मेथड बन जाता है। ये बस एक मेजर सी चीज़ है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम यूनिट्स को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जितने भी यूनिट्स हैं मैं आगे डिटेल में इनको पढ़ता हूँ। फिर हमारे पास सेकंड फेज़ आई थी जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो यूनिट्स अभी हमने टेस्ट किए थे यूनिट टेस्टिंग में, 2 यूनिट्स को इकट्ठा जोड़ेंगे। इंटीग्रेट का मतलब इनको जोड़ो, और जोड़ने के बाद इनका कंबाइंड बिहेवियर देखो, इनके बीच में इंटरफेसेस को देखो, कम्युनिकेशन को देखो। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेशन। इस तरह से हम पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे सिस्टम को जोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाती है जी सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग तब शुरू होगी जब हम आपको जब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो चुका होगा, और वो इंटीग्रेट होने के बाद फिर हम सिस्टम को टेस्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑलमोस्ट ये इंटीग्रेशन ही होगी ना कि पूरा सिस्टम टेस्ट हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है, तो फिर एक इकट्ठा चेक कर लिया। नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी देखते हैं। और आखिर में हम पढ़ेंगे यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब यूज़र जो है इसको एक्सेप्ट करेगा इस टेस्टिंग को। आगे फर्दर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के भी 2 पार्ट हैं। एक को हम कहते हैं जी अल्फ़ा टेस्टिंग, और एक को हम कहते हैं जी बीटा टेस्टिंग। ठीक है जी। तो ये है जी वो सब चीज़ें जो हम पढ़ने जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं जो आपने लेने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं। अजम्पशन ये है कि इस वक्त जिस फेज़ को आप टेस्ट कर रहे हैं उससे प्रीवियस फेज़ ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। मतलब जो इसकी एग्जांपल देता हूँ। मतलब जो हजरात इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं वो ये अजम्पशन करेंगे कि भाई यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है, ये इनका काम नहीं है यूनिट टेस्टिंग करना। मतलब जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाले हजरात हैं वो इस बात का अजूम करेंगे, अजम्पशन करेंगे कि इससे पहले यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है। यूनिट टेस्टिंग वाले इस बात की अजम्पशन करेंगे कि जो यूनिट है जिसको टेस्ट किया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पर लिखा जा चुका है, अभी ये अनकम्प्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है। सिस्टम टेस्टिंग वाले इस बात का अजम्पशन करेंगे कि ये होने से पहले ये वाला काम हो चुका है। तो इस तरह से ये कुछ अजम्पशन है जो आपने लेनी है। तो अब ज़रा हम शुरू करते हैं जी स्टेप बाय स्टेप। इन सब में एक तो देखेंगे इसमें होता क्या है, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे क्यों ये काम किया जाता है, पर्पज़ क्या है, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कौन ये काम करेगा, और फोर्थ नंबर पे मिनिमम हम देखेंगे कि इसका स्कोप क्या होगा। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हम सारी के सारी टेस्टिंग फेजेस में देखेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट टेस्टिंग के अंदर जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल अलग से सेपरेट यूनिट्स को हम टेस्ट किया जाएगा। जब इंडिविजुअल यूनिट्स को टेस्ट किया जाता है दैट इज़ यूनिट टेस्टिंग। अच्छा, एग्जांपल क्या है जी, हम अब देखें ये अब ये यूनिट्स आएंगे कहाँ से। तो ज़रा याद करें, मैंने आपको कहा था कि हम सॉफ्टवेयर को चलो अगर नहीं भी कहा तो देख लें। जो सॉफ्टवेयर है
उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड कनकर आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर या डिज़ाइन लेवल पे। अच्छा, उसके बाद ऐसे कंपोनेंट्स जो लॉजिकली आपस में रिलेटेड हैं, हम उनको अलग से ट्रीट करते हैं। और उसके अंदर एग्जांपल है, स्टूडेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक कंपोनेंट में होगी, फैकल्टी के बारे में दूसरे कंपोनेंट में हो सकती है, कोर्सेज के बारे में थर्ड कंपोनेंट में हो सकती है। तो अब जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स के बारे में जो उनके मेथड्स हो सकते हैं, एग्जांपल है उनका क्या मेथड है, कैलकुलेट CGPA, उनका और इतने मेथड्स हैं। तो इंडिविजुअल हर यूनिट्स को, हर मेथड को जब टेस्ट किया जाएगा, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। क्वेश्चन हम क्यों करते हैं? हम ये इसलिए करते हैं कि वैलिडेट कर सकें कि हर यूनिट बिल्कुल वैसे परफॉर्म कर रहा है जैसे डिज़ाइन में कहा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन है डिज़ाइन में, ये आपने कैसे बात कर दी? तो ज़रा जब गौर करें, आपने यहाँ पे कोड लिखा, वो जो आपने कोड लिखा था वो अपनी मर्जी से नहीं लिखा था, वो कोड आपने लिखा था ऑन दी बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो यूनिट टेस्ट है वो क्या करेगा, वो इस चीज़ की मेक श्योर करेगा, जो यूनिट टेस्ट है, यूटी में से कह देता हूँ, जो यूनिट टेस्ट है वो इस बात का मेक श्योर करेगा, वैलिडेट करेगा कि अब देखो वैलिडेशन का वर्ड आया है, वैलिडेशन की कब की जाती है? जब वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, वेरीफाई नहीं कर रहे, हम वैलिडेट कर रहे हैं कि यूनिट ठीक तरीके से डेवलप हो चुका है, हो रहा है नहीं। अगर हो रहा है दैट इज़ वेरिफिकेशन। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने देखना है, वैलिडेट करना है कि भाई यहाँ पे जो भी काम है ये वैसे ही किया गया जैसे यहाँ पे था, डिमांड की गई थी। ठीक है, अच्छा, अब यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टर्स नहीं होते यूनिट टेस्टिंग जो करते हैं, ये वाहद टेस्टिंग है जो कि प्रोग्रामर्स खुद करते हैं, मतलब डेवलपर्स हैं जो ये कोडिंग, ये जो टेस्टिंग है खुद परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं? इसको हम ऑटोमेट करते हैं, मैनुअल नहीं की जा सकती। तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा, विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए भी और एक्लिप्स को यूज़ करते हुए, जैसे जावा और सी शार्प दोनों को यूज़ करते हुए मैं आपको यूनिट टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि डेवलपर ने कोड लिखा होता है तो वो इसको बेहतर टेस्ट कर सकता है। वैसे रूल ऑफ थंब ये है कि डेवलपर को अपना ही किया हुआ टेस्टिंग करने नहीं किया जा सकता, अलाउ नहीं है, लेकिन एक बाद यूनिट टेस्टिंग में डेवलपर खुद टेस्ट करता है। अच्छा, अब हमने इसमें स्कोप क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी क्लासेस थी, सब क्लासेस थी, मॉड्यूल्स थे, सब मॉड्यूल्स थे, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट तरीके से कोड कर दिए गए हैं। इंडिविजुअल लेवल पे सारे के सारे चीज़ें इंडिविजुअली इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं, कोड कर दी गई हैं। ये चीज़ हम इंश्योर करना चाहते हैं, ये इसका स्कोप है इस लेवल पे। अच्छा, अब क्वेश्चन है ये, अगर मैं पूछूं कि आपके ख्याल में ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आएगा, यूनिट टेस्टिंग, या वाइट बॉक्स के अंदर आएगा? तो चूँकि अब आप देखें कि डेवलपर ये काम कर रहा है और हम कोड को टेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है जी, लेकिन मैं आपको इसको शुरू कर दूंगा ब्लैक बॉक्स में, लेकिन इसको डिटेल में जाके फिर हम इसको आगे जा कर के देखेंगे, तो वो इंशाल्लाह आप आगे देख लेते हैं क्या करना है इसका। अब होगा क्या, जो डेवलपर है उसने कोड लिखा, और कोड लिखने के बाद सिंपली इसने क्या किया कि इसके पास दो फेजेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ में जो डेवलपर का लिखा हुआ कोड है, और इस कोड को टेस्ट करने के लिए उसके पास है जी टेस्ट केसेस। डेफिनेटली टेस्ट केस होंगे तो वो उसको टेस्ट करेगा ना। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे कोड, और कोड के ऊपर टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो हमारे पास आ जाएगी टेस्ट के रिजल्ट्स। तो टेस्ट के रिजल्ट है कि या तो, अच्छा, यूनिट टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम यूनिट टेस्ट करेंगे तो हमारे पास दो रिजल्ट्स आएंगे, मतलब दोनों में से कोई एक रिजल्ट आएगा। या तो वो सारे के सारे जो टेस्ट हैं जो जिसको हमने एग्जीक्यूट किया है, या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा, तीसरी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होती। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि जितने भी आपको नज़र आएंगे ना टूल्स, वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो सिंपली क्या करेंगे, इसको ग्रीन कर देंगे और इसको रेड कर देंगे, और टेस्ट शूट भी करके दिखा सकते हैं, जो इंशाल्लाह वो सब चीज़ें वहाँ पे देखेंगे। तो यूनिट टेस्टिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आपसे डिस्कस करना यहाँ पे मतलब था। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, यूनिट टेस्टिंग करते हुए हमें यहाँ पे स्टब्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है?
स्टब्स का बेसिकली ज़्यादातर बच्चों काम आता है जब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो अब ज़रा स्टब को समझ लें डिटेल में इंशाल्लाह यूनिट टेस्टिंग में जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में पढ़ेंगे स्टब किसे कहते हैं। देखें आपका एक मॉड्यूल है, फ़र्ज़ करें या आपका यूनिट है, आप कहते हैं U1। अब U1 को एग्जांपल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो आपका U1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस वक़्त तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक आपके पास A, B एंड C इन तीनों के वैल्यूज़ ना आ जाएँ। तो इन तीनों की वैल्यूज़ होंगी तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी। इसका मतलब है ये डेटा इसको चाहिए होगा अपनी वर्किंग के लिए। अब हम तो कर रहे हैं यूनिट टेस्ट इंडिविजुअली, मतलब हमारा फोकस तो सिर्फ इस एक यूनिट के ऊपर है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी जगह एक डमी कोड लिख देते हैं जो इसको वो वैल्यू पास कर देगा जो इसको चाहिए होगी। बस ओरिजिनल कोड नहीं होगा, डमी कोड होगा। तो उस डमी कोड को हम स्टब कह देते हैं। इसी तरह डमी कोड और भी आएगा, उसको हम ड्राइवर कहते हैं। लेकिन इस केस में हमें डमी कोड चाहिए होगा इन दी फॉर्म ऑफ स्टब। समझ आ गई? आई होप कि ये अब आपको स्टब की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अच्छा जी चले मैं थोड़ा सा इस पर बात कर ही लूँ। देखें, एक है टेस्ट सिलेक्शन। आपने वाइट बॉक्स टेस्ट करनी है, ब्लैक बॉक्स करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, यूजेबिलिटी में किस किस्म की टेस्टिंग करनी है, तो पहले ये देखना पड़ेगा। एडिक्वेसी क्राइटेरिया का मतलब है कि आपने अब इसको मतलब कोई ना कोई आपके पास प्रेडिकेट होगा, कोई ना कोई आपके पास कंडीशन होगी कि जब वो कंडीशन मीट कर जाएगी तो हम फर्दर टेस्टिंग करना बंद कर देंगे। तो ये है जी एडिक्वेसी क्राइटेरिया। ठीक है मतलब एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, वो कितना टेस्ट कर दे। मोबाइल में आपको मोबाइल डिवाइस है, एक मोबाइल डिवाइस को भाई टेस्ट करने की अपर लिमिट भी तो होगी। मतलब आप एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कि अगर ये फ़ोन कॉल है, मतलब कि 1 घंटा मुसलसल कॉल कर रहे हैं तो ये हीट अप नहीं होता। अब आपने एक बार करके देखी कॉल, 2 बार करके देखी, 10 बार करके देखी, 50 बार करके देखी, हीट नहीं हो रहा, तो भाई अपर लिमिट भी होगी कि बस कर दो भाई, यकीन कर लो कि ये हीट नहीं हो रहा। ये चीज़ है एडुकेसी क्राइटेरिया में आ जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये काम करने के लिए हमारे पास सोर्स कोड एनालिसिस के टूल होने चाहिए जो ये काम कर सकें। अनफॉर्चुनेटली बहुत से डेवलपर जो है इसको पुअरली परफॉर्म करते हैं। हालांकि इसका एक टॉप लेवल परफॉर्म कर दिया जाए तो फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेहतर हो जाती है, क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाला ये नहीं देखेगा कि भाई यूनिट टेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ। ओके, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है जोड़ देना, लिंकअप कर देना, ग्रू अप कर। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल यूनिट्स हमारे पास हैं, मतलब हमारे पास यूनिट 1 टेस्ट हो चुका है, हमारे पास यूनिट 2 टेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों यूनिट्स को इंटीग्रेट करेंगे, ग्लू करेंगे और जनाब इन दोनों को कंबाइन इफेक्ट्स को टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग हमने क्या करनी है यहाँ पे, बेसिकली टेस्टिंग हमने ये करनी, दोबारा देख कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें डेटा चाहिए था ए, बी एंड सी का। तो हम देखेंगे कि इसने जो डेटा इसको प्रोवाइड किया वो बिल्कुल ठीक प्रोवाइड हुआ है और इसने उसको सही प्रोसेस भी कर दिया है। तो ये है इन दोनों के बीच में चीज़ टेस्ट करने वाली, मतलब इंटरेक्शन टेस्ट करना है आप इनके बीच में। मतलब इस मॉड्यूल को वर्किंग के लिए जो डेटा चाहिए था वो डेटा ये प्रोवाइड करा, इसका मतलब है ये जो डेटा प्रोवाइड करे वो डेटा बिल्कुल ठीक प्रोवाइड हो गया, इसने वो ठीक तरीके से ले भी लिया है किसी चीज़ को और कैलकुलेट भी कर दिया है। ठीक है, तो ये है जी आपके पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि हर चीज़ में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, तो यहाँ पे पर्पस क्या है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का पर्पस ये होता है कि हम मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन के फॉल्ट्स है वो एक्सपोज कर सकें। यानी कि इनके बीच में इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में जो फॉल्ट्स हैं उनको एक्सपोज कर सकें। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चों, जो हमने कोड किया है, सॉफ्टवेयर हाउसेस में तो बहुत से डेवलपर्स होते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स होते हैं। अब क्या होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ डेवलपर्स हैं वो स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम कर रहा है, कुछ ग्रुप ऑफ डेवलपर्स हैं जो फैकल्टी के मॉड्यूल्स पे काम कर रहा है, कुछ कोर्सेज पे काम कर रहा है। अब हर बंदे की अपनी लॉजिक है, हर बंदे ने डेटा स्ट्रक्चर चेंज यूज़ किया होगा। तो अब होगा क्या कि हर बंदे के डिफरेंट माइंडसेट की वजह से इंटायरली चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ हो सकती है। एग्जांपल है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो तो आज का जो डेट है, जो टाइम है वो हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए हम थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ की है। ठीक है,
तो इसका मतलब है मल्टीपल डेवलपर्स, मल्टीपल डिज़ाइनर्स हैं, वो बार-बार रिक्वायरमेंट चेंज आ रहा है, बार-बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बार-बार डिज़ाइन को चेंज किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें बार-बार हमने चेंज की है, उसके चेंज करने से क्या इंटरैक्शन तो इफेक्ट नहीं हो गया? इनके बीच में जो मॉड्यूल्स, जो यूनिट्स काम कर रहे थे, जो एक यूनिट ने दूसरे यूनिट से जो वर्किंग करनी थी, क्या वो करेक्टली होगी कि नहीं? क्योंकि इतने ज़्यादा यूनिट्स हैं, इतने ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो इस पे वर्किंग कर रहे हैं, तो फिर हमने देखना है कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं यहाँ पे बन गई, जिसको हमने हैंडल करने की कोशिश करनी है। अच्छा, इसके बाद जैसे हमने कहा था बाकी चीज़ ये हो गई है, ठीक है? तो उसके लिए जनाब फिर हमने क्या करना था, कौन ये काम करेगा? तो इंटीग्रेशन की छोटी-छोटी टीम्स होती हैं, जो स्मॉल इंटरवल के बाद ये बार-बार इसको टेस्ट की जा रही होती है कि एक मॉड्यूल टेस्ट हो गया, एक यूनिट टेस्ट का दूसरे यूनिट के साथ टेस्ट हो गया, दूसरे का तीसरे का टेस्ट हो गया, तीसरे का चौथे का टेस्ट हो गया, चौथे का पाँचवें के साथ टेस्ट हो गया। अगेन स्कोप क्या टेस्ट करना है, जो कंपोनेंट्स डिफाइन किए हैं, एग्जांपल है, एक कंपोनेंट है आपका टीचर का और एक कंपोनेंट है आपका कोर्स का, तो टीचर टीचर्स कोर्स। तो अब ये देखा रहा कि ये इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, इंटरफेसिंग हो रही है, ये बिल्कुल ठीक इम्प्लीमेंट कर दी गई है। किसने इम्प्लीमेंट कर दी? डेवलपर ने। डेवलपर ने इनके बीच में इसी तरह जो आपका स्टूडेंट है वो कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है, तो स्टूडेंट कोर्स के अंदर प्रॉपर इनरोल हो रहा है कि नहीं, ये है इंटरफेसिंग। तो ये देखने की कोशिश करेंगे। इसकी बहुत सी अप्रोच हैं, बिग बैंग है, इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन है, उसमें हम टॉप डाउन देखेंगे, बॉटम अप देखेंगे, बिग बैंग देखेंगे, सैंडविच देखेंगे। ऐसी 4 अप्रोचेज़ हैं जो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन करते हुए हमने सबसे पहले जो टेस्ट केसेस हैं उनको प्लान करना है, फिर उनको डॉक्यूमेंट करना है और फिर इनको रिव्यू करना है। ये ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे आ जाती है जब हम ये काम करेंगे, तो पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग करने के बाद होगा, फिर रिव्यू किया जाएगा इस इंटीग्रेशन को। अच्छा, अब कैसे होती है ये देखें, एक मॉड्यूल टेस्ट हुआ, फिर दूसरा टेस्ट हुआ, इनके बीच में जो इंटरफेसिंग है ये टेस्ट करते करते जनाब इस तरह से पूरा सॉफ्टवेयर है जो आपका टेस्ट कर लिया जाता है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। यूनिट टेस्ट हो चुका है, इंटीग्रेशन टेस्ट हो चुका है, अब सिस्टम टेस्ट की तरफ मूव करना है। तो सिस्टम टेस्टिंग में बच्चों ये होगा कि अब हम पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्योंकि यूनिट 1 2 3 4 अप टू जितने भी यूनिट्स थे वो सारे के सारे अब यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुके हैं, सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेवल के ऊपर हम पूरा का पूरा जो कंप्लीटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये टेस्टिंग करने के लिए ज़रा आप देखिए कि इसका पर्पस क्या होता है। अब हम यहाँ पे एवेलुएट करना चाहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड की गई थी, उसी के हिसाब से सिस्टम ने कंप्लायंस भी कर ली है। जैसे मैं आपसे कहता होता हूँ कि भाई अगर एयरपोर्ट सिस्टम डेवलप करना था तो एयरपोर्ट सिस्टम में डेवलप हुआ, कोई मेकअप या ब्यूटी पार्लर सिस्टम डेवलप नहीं हो चुका, जो सिस्टम ने कंप्लायंस कर दिया, ये एवेलुएट करना यहाँ पे हमारा मकसद है। अब यहाँ पे एक मज़े की बात, ये जो परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, लेकिन वो कंप्लीट सेपरेट ग्रुप होगा। मतलब वो इस सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करे ताकि बायसनेस ना आ सके। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम उनको स्पेसिफाई जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, उसे कहते हैं कि परसीव करें, प्रिटेंड करें कि आप एंड यूज़र हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, और इस स्पेसिफिकेशन के हवाले से अपने माइंडसेट को यूज़ करें और इस सॉफ्टवेयर को, इस सिस्टम को टेस्ट करें। ठीक है? अच्छा, अब इसमें होगा क्या? अब ये जो टीम टेस्ट कर रही होगी, इनका टोटल फोकस होगा स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, और स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट में क्या था? फंक्शनैलिटी। तो सॉफ्टवेयर की जितनी भी फंक्शनैलिटी है, ये इस पे फोकस करेंगे। मैं खाली फंक्शनैलिटी नहीं होगा, हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं, करते हैं। जैसे एग्जांपल है लोड टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग है, इस तरह की और भी हमारे पास टेस्टिंग है, ये भी परफॉर्म की जाती है। अच्छा, अब मैंने इसको इतना क्रिटिकल क्यों कह रहा हूँ? इसको मैं इतना क्रिटिकल इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों के अगर अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई प्रॉब्लम आए, तो ये वाली टिप, अगर फ़र्ज़ करिए बग आ गया, फ़ॉल्ट आ गया, कुछ ऐसी चीज़ आ गई, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले ब्लेम जाता है, वो सिस्टम टेस्टर की टीम पे जाता है। इसलिए ये बड़े क्रिटिकल लोग होते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है यहाँ पे कौन-सी वाली टेस्टिंग परफ़ॉर्म की जाती है? वेरी सिंपल है। यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन, और ऐसी कौन सी टेस्टिंग है जो स्पेसिफिकेशन पे बेस की जाती है?
तो वो जी ब्लैक बॉक्स है। तो यहाँ पे जनाब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, और हम इसको कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन ड्रिवन टेस्टिंग। ठीक है, अब इसका एडिक्वेसी क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी हद तक टेस्ट करना है। डेफिनेटली इसकी टेस्ट सिलेक्शन और एडिक्वेसी, ये दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में से आता है। जितना भी रिक्वायरमेंट लिखा है उतना टेस्ट करें, इसके अलावा कुछ ना करें। अच्छा, जब हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की थी, हमने सबसे पहले प्लान किया था, फिर डॉक्यूमेंट किया, फिर रिव्यूड किया। यहाँ पे थोड़ा सा काम चेंज है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम डॉक्यूमेंट ही करते हैं, थर्ड नंबर पे हम रिव्यू ही करते हैं, लेकिन प्लान नहीं, हम सबसे पहले इसको डिज़ाइन करते हैं। टेस्ट केस को, टेस्ट के डिज़ाइन एक अलग फील्ड है। ओके जी, अब इसके बाद क्या होगा, इसके लिए हमारे पास टूल्स चाहिए, मतलब मैनुअल भी चाहिए, दूसरे भी हैं। और बेसिकली हम चाहते हैं कि सबसे पहले डेटा प्रिपेयर करें, फिर टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करें, फिर रिजल्ट्स को एनालिसिस करें। ब्लैक बॉक्स वाला सारा का सारा काम हम यहाँ पे करते हैं। अगेन जो प्रॉब्लम आया, तो सारा का सारा जो ब्लेम है, जितना इनिशियल ब्लेम है, वो सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो सिस्टम टेस्टिंग का ग्रुप है इन पे जाता है। लिहाजा ये क्रिटिकल लोग होते हैं और उस पर किसी किस्म का काम स्पेयर नहीं करते। और आखिर में हमारे पास आ जाएगा जी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब है कि सिस्टम इज टेस्टेड फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्ट किसने करना है, सॉफ्टवेयर जिन्होंने पेमेंट की है, जो एंड यूज़र हैं, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, वो करेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये एवेलुएट करेंगे कि सिस्टम ने कंप्लाइज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम देख रहे थे सिस्टम कंप्लायंस हुआ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, एवेलुएट करेंगे सॉफ्टवेयर सिस्टम ने कंप्लायंस किया है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अगर आपको याद हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कहते हैं कि उस बिजनेस का क्या प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल एनटीयू कहती है कि हमारे पास एलएमएस है, हम ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहते हैं, तो उस ऑनलाइन एग्जाम के लिए हम चाहते हैं कि बच्चे वहाँ पे सब एमएस वर्ड वाला काम कर सकें, लिहाजा हमें इंटीग्रेट करना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला काम। तो ये है उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कि उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टाइप की एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, इसके आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक को हम कहते हैं अल्फा टेस्टिंग, एक को हम कहते हैं बीटा। दोनों में डिफरेंस क्या है, अल्फा टेस्टिंग में हमारे ही लोग हैं इस सिस्टम को टेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसको टेस्ट करते हैं एज ए एंड यूज़र, जैसे वो बेसिकली हमारे पास आता है ना। और इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि ये हमारे पास आखिरी बुलेट है चलाने के लिए। तो जितने भी इश्यूज़ हैं, बग्स हैं, अब इसके बाद सॉफ्टवेयर रिलीज़ होने जा रहा है, प्रोडक्ट रिलीज़ होने जा रही है। तो प्रोडक्ट को रिलीज़ होने से पहले पहले अब ये आखिरी बार है कि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो इस लेवल के ऊपर जितने भी इश्यूज़ हैं, बग्स हैं, उनको टेस्ट करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। और कौन करते हैं, हमारे ही क्वालिटी एश्योरेंस के लोग, हमारी ही टेस्टिंग टीम के लोग जब ये काम करते हैं उसे कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। और जब यही चीज़ बग्स निकालने वाला काम, ये सब के सब काम जब करते हैं एंड यूज़र साइड पे, मतलब कि अब हम मूव कर देंगे एंड यूज़र की तरफ से, अब हम क्या करेंगे, रियल यूज़र्स, रियल एनवायरनमेंट, वहाँ पे सिस्टम को इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद फिर हम कहेंगे जी कि अब आप अपने हवाले से सिस्टम को टेस्ट कर लें, दैट इज़ बीटा टेस्टिंग। ठीक है, इस लेवल तक हम उम्मीद करते हैं कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई फॉल्ट निकल रहा है तो हम ठीक करके देंगे। जब बीटा टेस्टिंग होने के बाद भी कोई फॉल्ट नहीं लिखा, तो फिर हम उसका वर्जन 1.0 लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अब इनके बीच में लिंक अप क्या है, हमने देखे यूनिट टेस्ट किया, इंटीग्रेशन किया, सिस्टम किया, अल्फा बीटा टेस्टिंग किया, ये सॉफ्टवेयर के वाले से। अब इसमें रिलेशनशिप क्या है, कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो ये है जी कि यूनिट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग जब तक नहीं होगी उस वक्त तक इंटीग्रेशन नहीं होगी। जब यूनिट टेस्टिंग हो जाएगी तो फिर हमारा फ्लो आ जाएगा इंटीग्रेशन की तरफ। जब सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी होगी तो तब ही हमारा फ्लो जाएगा सिस्टम टेस्टिंग की तरफ। और जब सिस्टम टेस्टिंग हो चुकी होगी तब ही हमारा फ्लो जाएगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की तरफ। और ये वाइस वर्सा नहीं है, ये ऊपर को नहीं है, ये देख लीजिएगा, ये नहीं है। तो ये था जी बच्चों आज का हमारा लेक्चर। इसके बीच में अब ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि सॉफ्टवेयर के टेस्ट के फेजेस हमने पढ़े हैं, और इन फेजेस को मैं अनफॉर्चुनेटली लिंक अप नहीं कर सका, तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में लिंक अप कर दूँ। तो टेस्टिंग के फेजेस के हवाले से सबसे पहले है यूनिट टेस्टिंग, फिर है जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और फिर है जी सिस्टम टेस्टिंग, आखिर में जी एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस के हवाले से बेसिकली मैंने इसको डुप्लीकेट लिख दिया। तो एक्सेप्टेंस के हवाले से हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा, ये दो किस्म की टेस्टिंग आ जाएगी। जब हमारे लोग
सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने से पहले उसमें से फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे बग्स और इश्यूज़, वो अल्फ़ा है। और जब यही काम यूज़र करेगा, जिसने रियल यूज़र करेगा रियल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद, दैट इज़ बीटा टेस्टिंग। तो अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नो मीटिंग ऑप्शंस एंड जी, क्वेश्चंस आर वेलकम। अगर इस वक्त माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट अप कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में से पूछ सकते हैं। होपफुली अभी तक कोई ऐसा लेक्चर नहीं होगा जो आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा या प्रॉब्लमेटिक लगा होगा या किसी मसले में लगा होगा। तो आई होप कि कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जी 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 सर आपने कहा था कि वो जब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं हम, तो वो जो होती है एक अनरिलेटेड टीम टेस्ट केसेस बनाती है ताकि कोई बायसनेस ना आए। ठीक है। उसके बाद जो मतलब सॉफ्टवेयर की बना रहे होते हैं वो वाली टीम वो होती है, वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करती है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो रही है तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है, या है? बिल्कुल है। उसकी रीज़न क्या है कि जब हमने अभी वेन डायग्राम देखी थी कि सॉफ्टवेयर का ये अक्सर असल में गोल्ड प्लेटिंग इसको कहते हैं। इसमें होता है कि बहुत सा ऐसा कोड होता है जो आपने कर दिया, वो आपसे कार्य नहीं हुआ था, और बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो रह जाती हैं, जो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो जो यही जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन वाला पोर्शन है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ इस फेज़ पे आती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ इसी फेज़ पे आते हैं। इसलिए अब हमें ऐसी टेक्निक्स चाहिए जो स्पेसिफिकेशन को भी टेस्ट कर सके, जो कोड को भी टेस्ट कर सके, और इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि दोनों में कंबाइन हो चुका है और कौन सी चीज़ नहीं हो सकी। लिहाजा जो सॉफ्टवेयर टेस्टर बेचारे होते हैं, ये एक ऐसे लोग होते हैं जो स्पेसिफिकेशन को भी जानते हैं, टेस्ट और कोड को भी जानते हैं, और इसके अलावा इसमें काफ़ी कुछ जानते हैं। लिहाजा ये एक एक्सपीरियंस किस्म के लोग होते हैं। एक बिल्कुल इंडिविजुअल, एक बिल्कुल स्टार्ट पे जो बच्चा होता है ना, ये एक इंडिविजुअल बंदा होता है, वो टेस्टिंग नहीं कर सकता, उसका विजन नहीं होता। एग्जाम्पल है कि एक्सपीरियंस क्या कहता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मोबाइल टेस्ट के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ वेब के एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई ईआरपी सिस्टम के एक्सपर्ट्स होते हैं। यहाँ पे डोमेन नॉलेज भी चाहिए होता है। एग्जाम्पल है, अगर हमने एटीएम मशीन को टेस्ट करनी ना, तो हर बंदा नहीं कर सकेगा, उस डोमेन के जो एक्सपर्ट हैं वही कर सकेंगे टेस्ट इसको। तो ये टेस्टिंग वाला फेज़ है, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इसलिए तो हम बहुत से प्रॉब्लम है दुनिया में इस वजह से। तो लिहाजा दोनों टेस्टिंग हमें करनी पड़ेगी, ब्लैक बॉक्स भी, व्हाइट बॉक्स भी। जब आप ब्लैक बॉक्स जब आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे, आप देखिए सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बहुत सी टेक्निक्स हैं, जो सारी की सारी फॉलो करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ जाती हैं। ये भी अब आगे जाके आप देखेंगे। सर टेस्टिंग जो व्हाइट बॉक्स है उसकी भी आगे टाइप्स हैं, वो भी हमें सब करनी पड़ती हैं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। ओके जी बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम शुरू हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।